रात का अंधकार था और सुनसान सड़क पर सिर्फ एक गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गाड़ी चला रहा था वैभव, जो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसके होठों पर एक हल्की सी धुन थी। वैभव बेपरवाह था। उसे ना तो रास्ते की परवाह थी, ना ही उस सन्नाटे की जो चारों तरफ फैला हुआ था। उसने कानों में हेडफोन लगा रखे थे और गुनगुनाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा था। लेकिन फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि गाड़ी के अंदर गर्मी कुछ ज्यादा बढ़ गई है। वैभव ने झट से अपने हेडफोन उतारे और एसी की तरफ देखा, मगर एसी बंद थी या शायद खराब हो चुकी थी। अब इतनी रात को कोई मैकेनिक मिलने से रहा, इसलिए उसने सोचा कि बिना एसी के ही काम चलाना पड़ेगा। उसने गाड़ी की खिड़कियां खोल दी ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर आ सके। महीना भले ही गर्मी का था, लेकिन रात का मौसम काफी ठंडा था। खिड़की से आती हवा गाड़ी के अंदर की घुटन को थोड़ी बहुत कम कर रही थी। बाहर घना अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, बस हवा की हल्की सिहरन और सूक्ष्म जीवों जैसी आवाजें। अगर कोई उस माहौल में होता तो शायद डर जाता, लेकिन वैभव अपनी ही धुन में इतना खोया हुआ था कि उसे इस डरावने माहौल का अंदाजा ही नहीं था। थोड़ी ही दूर चला होगा कि उसका फोन बज उठा। वैभव ने गाना बंद किया और फोन उठाया। फोन पर उसकी माँ थी। कहाँ हो वैभव? मैं तुम्हें कितनी फोन कर चुकी हूँ। कम से कम फोन तो टाइम पर उठा लिया कर, मुझे चिंता होने लगती है। तूने कहा था शाम तक वापस आ जाएगा, लेकिन आधी रात बीत चुकी है, अभी तक घर क्यों नहीं आया? अरे माँ, आप भी ना बिना बात की चिंता करती हो। मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। पार्टी देर तक चली इसलिए लेट हो गया। अब घर ही आ रहा हूँ, रास्ते में यूं बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। अब उसका पूरा ध्यान सड़क पर था, लेकिन तभी उसे सामने सड़क पर कुछ दूरी पर कोई खड़ा दिखाई दिया। एकदम सामने देखकर वैभव ने घबराकर ब्रेक लगाया और गाड़ी रोक दी। पर जैसे ही उसने ठीक से देखा, सड़क खाली थी, वहां कोई नहीं था। वैभव ने इसे अपना वहम समझा और फिर से गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब वो पहले से ज्यादा ध्यान से गाड़ी चला रहा था, लेकिन थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी बगल वाली सीट पर कोई बैठा हो। इस एहसास ने उसके भीतर डर की लहर दौड़ा दी। उसने हिम्मत जुटाई, गाड़ी धीमी की और कांपते हाथों से पास वाली सीट की तरफ देखा, लेकिन सीट पूरी तरह खाली थी। अब वैभव को ये सब बहुत अजीब लगने लगा। बाहर का सन्नाटा अब उसे डर की चादर की तरह लिपटा हुआ महसूस हो रहा था। उसके हाथ कांपने लगे थे। उसे न गाड़ी चलाने की हिम्मत हो रही थी, न बाहर निकलने की। फिर भी उसने खुद को संभाला और गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर दी। इस बार उसने गाड़ी की खिड़कियां बंद कर दी। अब वो बस जल्दी से जल्दी सुनसान सड़क से निकलकर घर पहुंचना चाहता था। लेकिन तभी एक बार फिर उसे सड़क पर कोई खड़ा दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो सड़क किनारे एक लड़की खड़ी थी। सुनसान सड़क पर किसी इंसान को देखकर वैभव की जान में जान आई। उसने गाड़ी धीमी की और उस लड़की के पास जाकर रोक दी। खिड़की नीचे करके उसने पूछा, मैडम, आप इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रही हो? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? लड़की ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और बोली, जी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। इतनी रात को कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वैभव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वो लड़की लगभग 22 से 25 साल की लग रही थी। उसने घुटनों से थोड़ा नीचे तक की फ्रॉक पहन रखी थी। पैरों में हील वाली सैंडल थी। बाल खुले हुए थे और गले में एक स्कार्फ था। हल्के मेकअप के बावजूद उसका चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था। वैभव मुस्कुराकर बोला, अरे, इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। वैसे आपकी गाड़ी है कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे, यहीं थोड़ी पीछे ही तो थी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। गाड़ी रास्ते में ना आई इसलिए मैंने उसे थोड़ा साइड में खड़ा कर दिया था। हाँ, शायद मैंने ही ध्यान नहीं दिया होगा। आइए बैठिए। वैभव ने गाड़ी का दूसरा दरवाजा खोल दिया। वो लड़की उसकी बगल वाली सीट पर बैठ गई। गाड़ी आगे बढ़ी तो वैभव ने उससे घर का पता पूछा। लड़की ने कहा,
यहाँ से थोड़ा सीधा चलने के बाद जब रेड लाइट बंगला आएगा आप मुझे वहां तक छोड़ दीजिए। रेड लाइट बंगले का नाम सुनते ही वैभव की होश उड़ गई। उसने चौंक कर लड़की की तरफ देखा और बोला, क्या? रेड लाइट बंगला? जहां तक मुझे पता है वो तो कई सालों से बंद है और उसके आसपास दूर दूर तक कोई घर भी नहीं है। फिर आपने मुझे वहां छोड़ने को क्यों कहा? जी, आपने सही कहा। कुछ महीने पहले तक वो बंगला बंद था, लेकिन अब मैंने उसे खरीद लिया है। पिछले महीने ही मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ और 1 हफ्ते पहले ही उस बंगले में शिफ्ट हुई हूँ। वैभव थोड़ा हैरान था। उसने फिर पूछ लिया, अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वैभव को वो लड़की अपने पहनावे और अंदाज से कुछ कुछ क्रिश्चियन कल्चर की लग रही थी। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम एना है, आप मुझे एना कहकर बुला सकती हैं। और आपका नाम? मेरा नाम वैभव है और आपको मुझे वैभव ही बुलाना पड़ेगा। दोनों हल्का सा मुस्कुराए। वैभव ने बात आगे बढ़ाते हुए पूछा, आप इतनी रात को अकेले घर से बाहर क्या कर रही हैं? आपकी फैमिली में कोई नहीं है और आप करती क्या है? मैं दिन में पियानो क्लास जाती हूँ। मुझे पियानो बहुत पसंद है और मुझे संगीत में बहुत रुचि है। और रात को मैं क्लब में सिंगिंग करती हूँ। वो मेरा पैशन भी है और जॉब भी। अच्छा, तो अब समझा कि आप इतनी रात को क्लब से आ रही हो। मुझे भी संगीत में दिलचस्पी है। क्या आप मुझे पियानो बजाना सिखाएंगी? हाँ, क्यों नहीं डियर, अब तो हम दोस्त हैं। आपका जब भी मन हो पियानो सीखने के लिए आप मेरे घर आ सकती हैं। हाँ, मैं जरूर आऊंगा। बातें करते करते गाड़ी रेड लाइट बंगले के सामने पहुंच गई। वैभव ने गाड़ी रोकते हुए कहा, एना, तुम्हारी मंजिल आ चुकी है। उसने गाड़ी बंगले की मेन गेट से थोड़ा आगे सड़क पर रोक दी थी। ऐना गाड़ी से उतरते हुए बोली, आप भी अंदर चलिए ना। नहीं, आज नहीं, काफी लेट हो गया है। माँ भी घर पर परेशान हो रही होंगी। मैं फिर कभी आऊंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। और वो बंगले के अंदर चली गई। जैसे ही वो मुड़ी, वैभव ने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसकी नजर पास वाली सीट पर पड़ी। वहां ऐना का पर्स पड़ा हुआ था। वैभव ने सोचा, कहीं पर्स में कोई जरूरी कागजात ना हो। अगर वो सुबह लौटाने आया और ऐना वहां नहीं मिली तो ना उसके पियानो क्लास का पता होगा, ना क्लब का, और वैसे भी घर पहुंचने में तो वो पहले ही लेट हो चुका है। उसने सोचा, अभी ज्यादा दूर भी नहीं आया हूं, उसका सामान अभी लौटा कर आना चाहिए। ये सोचकर वैभव ने गाड़ी वापस मोड़ी और रेड लाइट बंगले की ओर लौट पड़ा। कुछ ही देर में वो फिर से बंगले के सामने था। वैभव ने ऐना का सामान हाथ में लिया और गाड़ी से उतरकर बंगले की तरफ बढ़ा। वो बंगला देखने में बेहद बड़ा था। वैभव धीरे धीरे उसके करीब पहुंचा। जैसे ही वो दरवाजे के सामने पहुंचा और उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजा हल्के धक्के से अपने आप खुल गया। चारों तरफ इतनी शांति थी कि दरवाजे के खुलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वैभव अंदर दाखिल हुआ। अंदर रोशनी बहुत मंद थी, जिससे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो बंगले के हॉल में खड़ा था। हॉल भी बंगले की तरह ही बहुत विशाल था। सामने सीढ़ियां थीं, जो शायद ऊपर वाली मंजिल की ओर जाती थीं। वैभव सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। वो बस 1-2 सीढ़ियां ही चढ़ा होगा कि उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे से भागा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे भी अपना वहम समझा और फिर सीढ़ियां चढ़ने लगा। लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सामने से कोई परछाई तेजी से उसकी तरफ आ रही हो। ये देखकर वैभव पूरी तरह घबरा गया। घबराहट में उसके पैर लड़खड़ा गए और वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। वो झट से उठा और बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचने वाला था, दरवाजा एकदम अपने आप बंद हो गया। अब वैभव खुद को पूरी तरह लाचार महसूस कर रहा था। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, सांसें उखड़ रही थीं, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा इतना मजबूत था कि उसकी कोशिश नाकाम रही। वैभव फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसके तो जैसे प्राण ही सूख गए। वो बड़ी मुश्किल से पीछे देखने के लिए मुड़ा और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा,
उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके ठीक पीछे बेहद करीब एक अध जली शक्ल वाली लड़की खड़ी थी। वो दिखने में बेहद भयानक थी। उसके बाल खुले हुए थे, एक आंख फूटी हुई थी और उसमें से खून बह रहा था। ये दृश्य देखकर वैभव के तो होश उड़ गए। उसने डर के मारे दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और आंखें बंद करके मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाई, अपनी एक आंख खोलकर देखा, लेकिन सामने कोई नहीं था। धीरे धीरे उसने दोनों आंखें खोली। थोड़ी देर के लिए उसे लगा कि शायद सब ठीक हो गया है। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे सीढ़ियों के पास बनी कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी लड़की की लग रही थी। धीरे धीरे रोने की आवाज कम होती गई और फिर सिसकियों में बदल गई। वैभव ने बड़ी हिम्मत जुटाई और उस कमरे की तरफ बढ़ा। वो कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, फिर एक हाथ से दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और दरवाजा आवाज करता हुआ खुल गया। अब उस कमरे से रोने की आवाज बंद हो चुकी थी और सन्नाटा इतना गहरा था कि दरवाजे के खुलने की आवाज ही साफ सुनाई दे रही थी। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर बढ़ा। कमरा काफी बड़ा और आलीशान था। वहां रखा हर सामान बेहद कीमती लग रहा था। वैभव कमरे के बीचों बीच खड़ा था कि अचानक अलमारी के दरवाजे से खट खट की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से दरवाजा पीट रहा हो। वैभव धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ा और एक झटके से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही खट खट की आवाज बंद हो गई। अलमारी में कीमती पोशाकें रखी थी। वैभव की नजर अलमारी में बनी एक छोटे से बॉक्स पर पड़ी। उसने बॉक्स खोला और उसमें एक डायरी रखी हुई मिली। उसने डायरी उठा ली, फिर उसने अलमारी बंद कर दी। लेकिन उसी वक्त उसे कमरे के बाहर से तेजी से किसी के भागने की आहट सुनाई दी। वैभव ने एक पल भी देर नहीं की। वो तुरंत कमरे से बाहर आया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो डायरी हाथ में लिए बंगले से बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो लगभग दरवाजे तक पहुंच ही चुका था कि तभी पीछे से किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। वैभव मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ा। डायरी उसके हाथ से छूटकर दूर दरवाजे के पास जा गिरी। फर्श पर गिरते ही उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हैं। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। कोई उसे पैरों से पकड़कर तेजी से घसीटता हुआ वापस उसी कमरे की तरफ ले जा रहा था। वैभव ने खुद को रोकने की कोशिश की, पास पड़े सोफे को पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। अब उसे घसीटकर वापस वहीं ले जाया जा रहा था। उसके घुटने छिल चुके थे। वो फिर से उसी कमरे के दरवाजे के पास पहुंच चुका था और घसीटना अचानक बंद हो गया। वैभव वहां से उठने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक पास रखी कुर्सी हवा में उठी और सीधा उसकी तरफ आने लगी। कुर्सी को अपनी तरफ आता देखकर वैभव ने तुरंत दोनों हाथों की कोहनियों से अपना चेहरा ढक लिया। इसी बीच उस कमरे की दीवार पर लगी घड़ी में टिक टिक की आवाज आने लगी। वैभव ने धीरे धीरे हाथ हटाए और घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में सुबह के 4 बजे थे और जो कुर्सी अभी उस पर वार करने वाली थी, अब वो एक तरफ पड़ी थी, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब परिस्थितियां बिल्कुल सामान्य हो चुकी थीं। वैभव ने डायरी उठाई और दरवाजा खोलकर बंगले से बाहर निकल गया। अब वो तेज कदमों से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, जो बंगले की बाहर सड़क पर खड़ी थी। वो गाड़ी के पास पहुंचा और अंदर बैठकर दरवाजा बंद ही करने वाला था कि तभी उसकी नजर बंगले पर गई और उसने देखा बंगले का दरवाजा खुला और एक महिला उसमें अंदर जा रही थी।